योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे थे और योगात्मक में हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग पढ़ रहे थे। देखिएगा, जब सममित एल्कीनों पर HX का योग करवाते हैं तो एक कार्बन पर हैलोजन और दूसरे पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है और योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है मार्कोनिकोफ नियम। यदि हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग असम्मित एल्कीनों पर करवाते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना होती है। जैसे प्रोपीन पर यदि हम HBr का योग करवाएंगे तो 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन बनने की संभावना है, लेकिन 2 ब्रोमोप्रोपेन ही मुख्य उत्पाद बनेगा। इसे समझाने के लिए मार्कोनिकोफ ने एक नियम दिया जिसके अनुसार जब असम्मित एल्कीन पर HX या हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु या धन विद्युतीय भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। जैसे ये असम्मित एल्कीन है, इस पर HI का योग करवाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, अतः इसका H यहाँ जुड़ेगा और आयोडाइड यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर एल्काइन में देखा जाए ये तो सम्मित है, इसलिए कहीं पर भी H और Br जुड़ जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr बन गया। अब ये असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन पर जब हम HBr का योग करवाएंगे तो H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3 और CHBr2 बन जाएगा। मार्कोनिकोफ नियम का स्पष्टीकरण भी हम पढ़ेंगे। देखिएगा, यदि 1 प्रोपीन पर HBr की क्रियाविधि देखें तो हमें मालूम चल जाएगा कि जब कार्बन 1 पर हाइड्रोजन का योग करवाते हैं तो द्वितीयक कार्बोधनायन बनता है और द्वितीयक कार्बोधनायन प्राथमिक कार्बोधनायन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। अतः अभिक्रिया हमेशा उस मध्यवर्ती के द्वारा संपन्न होगी जो ज़्यादा स्थायी होगा। देखो, इस प्रोपीन है 1 प्रोपीन है, इस पर HBr का योग करवाएंगे और H का योग यदि कार्बन 1 पर करवाएंगे तो ये द्वितीयक कार्बोधनायन बना और द्वितीयक कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होता है। इस कार्बोधनायन पर तुरंत ब्रोमीन जुड़ करके 2 ब्रोमोप्रोपेन उत्पाद बन जाएगा। लेकिन यदि H का योग प्राथमिक कार्बन पर करवाते हैं हम, यहाँ पर देखिएगा, यदि इस H का योग इस कार्बन नंबर 2 पर करवाएंगे तो प्राथमिक कार्बोधनायन बनेगा जो कि कम स्थायी है। प्राथमिक कार्बोधनायन से ब्रोमाइड जुड़ेगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। अतः अभिक्रिया हमेशा उस मार्ग के द्वारा संपन्न होती है जिसमें स्थायी मध्यवर्ती का निर्माण होता है। नेक्स्ट है परोक्साइड प्रभाव। यदि असम्मित एल्कीन पर HX या HBr का योग करवाया जाए और तो उत्पाद मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार प्राप्त होगा, लेकिन यदि अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में परोक्साइड मिला दी जाए तो अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होगी और वहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो एंटी मार्कोनिकोफ नियम बनेगा, अर्थात परोक्साइड नियम के विपरीत बनेगा, मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत बनेगा। देखो, ये 1 प्रोपीन है, HBr का योग करवाते हैं परोक्साइड की उपस्थिति में तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। इसकी मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले परोक्साइड का विघटन होकर के 2 मुक्त मूलक बने, इस मुक्त मूलक के साथ HBr का योग होगा तो ब्रोमीन मुक्त मूलक बन जाएगा। ब्रोमीन मुक्त मूलक एल्कीन पर योग करेगा, चूँकि ये इस कार्बन पर जुड़ेगा तो द्वितीयक कार्बोधनायन बनेगा, अतः ये जो ब्रोमीन मुक्त मूलक है सिरे वाले कार्बन पर जुड़ेगा। अब इस मुक्त मूलक की अभिक्रिया HBr के साथ करवाएंगे तो ये अब इसमें से H को ले लेगा और ब्रोमीन मुक्त मूलक बाहर निकल जाएगा। लास्ट में कोई भी 2 मुक्त मूलक आपस में जुड़कर अभिक्रिया को समाप्त कर देते हैं। अब एक सवाल आता है कि परोक्साइड प्रभाव केवल HBr के लिए ही संभव है, HCl व HI के लिए नहीं। उसका कारण यह है HBr की तुलना में HCl की बंध ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, अतः परोक्साइड से इसका समान से विदलन नहीं हो सकता। लेकिन HI
कि बंद ऊर्जा का मान तो कम है, 71 किलो कैलोरी प्रति मोल ही होता है, लेकिन एल्किनो एवं आयोडाइड मुक्त मूलकों की जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, अतः HCl और HI पर परऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं होता है। योगात्मक अभिक्रिया में दूसरे नंबर की जो अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसमें नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन धनी भाग पहले जुड़ता है और ये अभिक्रिया उन कार्बनिक अणुओं में पाई जाएगी जिसमें कार्बन तथा अधिक ऋण विद्युतीय परमाणुओं के बीच में पाई बंध उपस्थित हो, जैसे कार्बोनिल है, साइनाइड है। इन यौगिकों की ये अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। देखो, जैसे कीटोन पर HCN का योग करवाएंगे तो ये बंध यहाँ से टूटेगा इस तरीके से, तो H तो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पर और साइनाइड जुड़ जाएगा कार्बन पर, तो साइनोहाइड्रिन बन जाता है। ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होगी। पहले स्टेप में तो नाभिक स्नेही वाला भाग जुड़ेगा, साइनाइड जुड़ेगा, और साइनाइड चूंकि कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पर, क्योंकि ये इस पर पॉजिटिव है इस पर नेगेटिव है, कार्बन पर जुड़ गया और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया। इस नेगेटिव चार्ज से H+ बहुत तेजी से जुड़ जाएगा और साइनोहाइड्रिन का निर्माण कर लेगा। नेक्स्ट है विलोपन अभिक्रिया। देखो, योगात्मक अभिक्रियाओं के एकदम अपोजिट होती है विलोपन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रियाओं में हमने देखा, अभिक्रियाओं में कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता, केवल जुड़ते हैं और पाई बंध टूटकर 2 सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। जबकि विलोपन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया में जुड़ता कुछ नहीं है, केवल समूह परमाणु या अणु बाहर निकलते हैं। इनमें 2 सिग्मा बंध टूटकर एक पाई बंध का निर्माण होता है, अर्थात संतृप्त यौगिकों से असंतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है। नंबर 1 है एल्किल हैलाइडों का बिहाइड्रो हैलोजनीकरण, अर्थात एल्किल हैलाइडों में से HX का बाहर निकलना। जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया एल्कोहली क्षारों के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड का अणु बाहर निकलता है। देखो आप, ये एथिल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो एल्कीन KBr और H2O बाहर निकलता है। ये जो अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है। एक तो है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन या एकाणुक विलोपन, और दूसरी है बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन, द्विअणुक विलोपन। सबसे पहले हम ईवन क्रियाविधि की बात करेंगे। ईवन क्रियाविधि 2 पदों में संपन्न होती है। आप देखिएगा, ये ईवन क्रियाविधि 2 पदों में संपन्न होगी। पहले पद में क्या होगा, कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध टूटेगा और बीच के बंध इस प्रकार से टूटेगा कि हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल जाए, Br- के रूप में बाहर निकल गया और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक कार्बधनायन मध्यवर्ती का निर्माण होगा। ये मंद गति का पद है, वेग निर्धारक पद है। इस पद में केवल एक ही अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है, एल्किल हैलाइड, अतः इसे एकाणुक या ईवन क्रियाविधि कहते हैं। सेकंड जो स्टेप है उसमें ये इस कार्बधनायन में से एक नज़दीकी कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगा और एल्कीन का निर्माण कर लेगा। चूँकि इस अभिक्रिया में 2 नज़दीकी कार्बन से एक पे से हाइड्रोजन दूसरे पे से हैलोजन बाहर निकलता है, इसलिए इसे अल्फा बीटा या बंटू विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ईवन जो क्रिया विधि है वो 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में ब्रोमाइड या हैलाइड आयन बाहर निकलता है और कार्बधनायन मध्यवर्ती बनता है, जबकि दूसरे स्टेप में कार्बधनायन मध्यवर्ती में से एक H बाहर निकलकर एल्कीनों का निर्माण हो जाता है। सेकंड है बाइमोलिकुलर या द्विअणु क्रियाविधि। ईटो क्रियाविधि एक ही पद में संपन्न होती है। इसमें क्या होगा, इस क्रियाविधि में जो नाभिक स्नेही वाला भाग है, क्षार है, वो पीछे से आक्रमण करता है और ये जो क्षार है
वो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को H+ के रूप में ले जाता है। जैसे OH इसको H को प्लस के रूप में ले गया तो ये H2 बाहर निकल जाएगा। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड, और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन Br- ले जाएगा तो ब्रोमाइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न हुई है जिसमें नाभिक स्नेह ने पीछे से आक्रमण किया है। चूंकि इस पद में दो क्रियाकारक अणु हैं, एक तो एल्किल हैलाइड और एक नाभिक स्नेही, अतः ये द्विअणु क्रियाविधि कहलाती है। इस तरीके से द्विअणु क्रियाविधि केवल एक ही पद में संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। जब एल्कोहलों को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन बनती है। जैसे एथिल एल्कोहल को यदि सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो एल्कीन बनेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा। चूँकि इस अभिक्रिया में जल बाहर निकल रहा है इसलिए निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्रियाविधि देखिएगा, ये एल्कोहल है, एल्कोहलों में सबसे पहले H+ आक्रमण करेगा और ये H+ हमें एसिड से मिला है और ये इस ऑक्सीजन पर आक्रमण करेगा तो OH2 पॉजिटिव हो गया। चूँकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जो कि अस्थायी है और ये OH2 बहुत जल्दी इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बधनायन मध्यवर्ती का निर्माण हो जाएगा। अगले स्टेप में इस कार्बधनायन मध्यवर्ती से एक H बाहर निकलेगा और एल्कीनों का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से एल्कोहलों की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाते हैं तो असंतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है और जल का अणु बाहर निकलता है। थैंक यू।